गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेगुलर की डेली की ग्रामर क्लास के अंदर। एंड दोस्तों, आई होप जो कल पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे कमेंट्स आए थे, जैसे रिस्पांस मिला था जब कल मिल रहा था, जब पढ़ा रहा था मैं, उसके अकॉर्डिंग आई एम 100% श्योर कि सबको जो है वो कल वाली क्लास में सब कुछ एकदम नया जानने को मिला होगा। बहुत ही नए और डिफरेंट और यूनिक वे में इस चैप्टर को समझने का मौका मिला होगा। सो दोस्तों, कल जब शायद मैंने एक लास्ट वाला जो अपना सवाल था उसके अंदर कुछ लोगों को डाउट था, जहां पर मैंने दो आपसे एग्जांपल लिखवाए थे। देयर इज अ रूफ डैश आर हेड वाला, और एक लिखवाया था स्प्रेड द शीट वाला। तो स्प्रेड वाले में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों को डाउट था कि सर रूफ का तो पोजीशन फिक्स रहता है। अब रूफ का अगर छत की अगर पोजीशन फिक्स है तो फिर वहां पर जो है वो ओवर कैसे आ गया, वहां पर एबव का कंसेप्ट क्यों नहीं अप्लाई हुआ। तो जिनको ये कंफ्यूजन रहा कि रूफ वाले के अंदर एबव आंसर आना चाहिए था, ओवर नहीं, मेरी बात ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। वहां पर मैंने लास्ट के अंदर एक कंसेप्ट लिखवाया था, कवर करने के सेंस में, ढकने के सेंस में, आवरण के अर्थ में जब भी बात हो रही हो हमेशा अपने को वहां पर ओवर का ही यूज करना है, उस केस में एबव नहीं आता। ऑलराइट, इसके अलावा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया था आपको समय कि ओवर छत जो है हमें वो कवर कर रही है धूप से, बारिश से, बाकी सब चीजों से, इसलिए बिल्कुल। सो आई होप दोस्तों सबके सब तैयार हैं पेपर पेन लेकर के एंड ईगरली वेटिंग फॉर द क्लास। बिल्कुल, हर एक बात का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं हमेशा क्लास के अंदर कि ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है। इसलिए दोस्तों फटाफट से थम्स अप करके भेजिए, ताकि वही जोश से वापस से हम जो है हमारी, जैसे कल हमने शुरू की थी हमारी कल वाली क्लास, आज की क्लास भी हम उसी जोश से शुरू करें। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, सबको मेरी तरफ से वेलकम है। चलिए, थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं। सो आई होप एवरीवन इज वेटिंग एंड एवरीवन इज रेडी। सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबको प्रॉपर्ली रिसीव हो रहा है आराम से। चलिए, अब मैं ज्यादा किसी को थम्स अप या हेलो या गुड इवनिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं डायरेक्टली मूव करता हूं हमारे फिफ्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए आइए जानते हैं कि अब हमको इस नए सवाल के, नेक्स्ट सवाल के अंदर और क्या जानने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। जैसा कि मैंने कल कहा था आप लोगों को कि इस चैप्टर के अंदर हम क्वेश्चन करते जाएंगे और सारे जो इसके कंसेप्ट हैं उनको समझते जाएंगे, देखते हुए जाएंगे, इसलिए ऑलराइट। सो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन जो यहां पर है वो लेके आया है, देयर इज सम टी डैश द पॉट, कि बर्तन है कोई भी, उस बर्तन के अंदर थोड़ी सी चाय है। यहां पर दोस्तों जो है अपने को सिंपल सा एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। मैंने ये बोला कि भाई पॉट जो है, अब उस पॉट को जो है मैंने मान लिया कि भाई वो क्या है, वो एक कप है। अब कप के जो है, कप के जो है अंदर भरा हुआ है, चाय रखी हुई है, जिसको मैंने बोला कंटेन्ड के सेंस में, अंदर रखा हुआ होने के सेंस में। ऑलराइट, तो कंटेन्ड के सेंस में कप के अंदर चाय भरी हुई है। कंटेन्ड के सेंस में अपने को हमेशा किसका यूज करना है, इन का यूज करना है, अंदर रखा हुआ है। लेकिन मैंने वहीं पर अगर बोला कि मैंने कप में चाय डाली, मैंने कप में चाय भरी, मैंने ग्लास में थोड़ा सा पानी भरा, मैंने ग्लास में पानी डाला, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, फिल करने के अर्थ में। यानी कि फिर वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है मोशन की। और मोशन के सेंस में जब भी बात होगी अपने को उस सेंस में जो है हमेशा किसका यूज करके चलना है, इनटू का। यहां पर दो बातें मैंने बताई दोस्तों, दोनों बातों को ध्यान रखना। अगर लिख रहे हो, सेंटेंस के फॉर्म में लिख रहे हो, तो लिखते हुए चलो भली आराम से। अंदर रखा हुआ होना, तो उस केस में तो क्या होगा, इन। और मैंने वहीं पर बोला कि अंदर मैंने उसके भरा, पानी भरा ग्लास के अंदर, कप में चाय डाली, कप में चाय भरी मैंने, तो उस केस के अंदर क्या करना है अपने को, मोशन को शो कर रहा है तो इनटू का अपने को यूज करना होगा। एकदम सही पकड़े। ऑलराइट दोस्तों,
तो ये जो मेरा फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है, ये कौन सा वाला कंसेप्ट को शो कर रहा है? ये कंटेन वाला शो कर रहा है या फिर PORE नहीं होता माय डियर, पोर की स्पेलिंग फिर आप या तो फिल करिए या फिर POUR कहते हैं हम। ऑलराइट दोस्तों, तो या जब अच्छा ये वाला सवाल जो है मेरा वो किसके बारे में बात कर रहा है? ये यहां पर पोर करना, फिल करने के बारे में बात कर रहा है, या फिर ये क्वेश्चन जो है मेरा वो अंदर रखा हुआ होना या यानी कि कंटेंट वाले के बारे में बात कर रहा है? फटाफट से दोस्तों दीजिए कमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किसका, कौन सा कंसेप्ट शो कर रहा है? पोर करने वाला, भरने वाला, या फिर दूसरा वाला? यस, ये सेंटेंस जो है वो हमारा इस वाले कंसेप्ट को शो करता है कि थोड़ी सी चाय है। तब यहां पर अपने को क्या टिक करना होगा? इनका। मैंने वहीं पर बोला सेंटेंस, लेकिन आई पोर्ड सम वाटर डैश द ग्लास, कि भाई मैंने जो क्या किया, मैंने ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी भरा। एग्जैक्टली दोस्तों, यहां पर फिफ्थ वाले के अंदर कंटेंट वाले सेंस में बात हो रही है, इसलिए हम वहां पर इन का यूज करेंगे। लेकिन मैंने यहां पर साइड में एक सेंटेंस का यूज और किया है, उसको भी ध्यान से पढ़िए। यहां पर पोर करने के सेंस में बात कर रहा है, यानी कि ग्लास में थोड़ा सा पानी मैंने डाला, पानी मैंने भरा। तो उस केस में यस, अब ये वाला सेंटेंस जो है वो इस वर्ड से ही अपने को क्या हिंट मिला? इस वर्ड से ही अपने को हिंट मिल गया कि भाई बात किसके बारे में हो रही है? मोशन के बारे में। उस केस में हम यूज करेंगे प्रेपोजिशन इनटू का। एग्जैक्टली, इनटू द ग्लास। चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग सबको, मेरी तरफ से गुड इवनिंग दोस्तों। सबके आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। तो क्या दोस्तों मैं इस नंबर 5 के कंसेप्ट से आगे चलूं? क्या सबको ये वाली दो बातें जो हैं मैंने बताई, अंदर रखा हुआ होना और फिल करना, दोनों वाले कंसेप्ट जो हैं वो सबको क्लियर है अच्छी तरह से? तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। अरे लेफ्ट साइड, राइट साइड, सिंपल सी बात, इनटू द ग्लास। चलिए नंबर 6 पे आता हूं दोस्तों। सिक्स्थ सेंटेंस जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा। द बॉय, बहुत प्यारा सेंटेंस है। द बॉयज टेक देयर लेसन्स डैश ट्रीज, कि भाई बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई करते हैं, कहां करते हैं? पेड़ के। अब क्वेश्चन को पढ़ने पर अपने को एक सिंपल सा जनरल सा आइडिया मिल रहा होगा कि भाई बच्चे जो है, लड़के जो है वो पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई वो कहां पर करेंगे? पेड़ के, नेचुरल सी बात है, नीचे बैठ के करेंगे वो। ऑलराइट, तो उस केस के अंदर ध्यान से समझो दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन मेरा कम से कम 4 कंसेप्ट्स को लेके बैठा हुआ है। यस आई नो, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब आते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन, जो सेंटेंस कह रहा है उस सेंटेंस की लैंग्वेज पे जाओ। क्वेश्चन को पढ़ते ही अपने को एक हिंट मिलता है। हिंट क्या मिलता है अपने को? कि भाई क्वेश्चन, लड़के पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई कहां पर करेंगे? वो पेड़ के नीचे करेंगे। इस रीजन से माय डियर, आई नो आंसर इसका क्या होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन से जो अपने रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो पूरे तैयार हो रहे हैं उन पर मैं जोर दे रहा हूं। तो थोड़ा सा अपने अंगूठों को आराम दो और जो मैं कह रहा हूं उस पे फोकस करो। चलिए सो दोस्तों, मैं अब आता हूं क्वेश्चन के ऊपर। बच्चे पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं? पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। तो जो हमने कल वाली बात जानी थी, कल वाली बात अपनी कौन सी वाली? भौतिक रूप से नीचे होना, फिजिकली नीचे होना। तब उस सेंस में तो अपने को क्या यूज करना था? उस सेंस में हमने कल पढ़ा था कौन सा? अंडर।
जो हमने कल पढ़ा था वो टेबल एंड रैट वाले सेंस के अंदर। ऑलराइट, यहां पर किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि हमने ये वाला कंसेप्ट जो है वो कल भी पढ़ा है। चलूं आगे। अब मैंने वहीं पर बोला कि भाई धूप निकल गई, धूप निकल गई तो पेड़ के नीचे क्या होगा, पेड़ के नीचे छाया होगी, नेचुरल सी बात है। अगर धूप निकल रही है तो पेड़ के नीचे छाया होगी। दोस्तों किसी को इग्नोर नहीं कर रहा, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। क्यों साइड की यहां वाले की बातें अपने को फालतू में सुननी है। पहला कंसेप्ट मैंने बोला भौतिक रूप से नीचे, जो हमने कल जाना था टेबल और वो रैट वाला, उसके कंसेप्ट के हिसाब से हमने यहां पर अंडर का यूज किया। सेकंड मैंने बोला कि भाई धूप निकली तो पेड़ के नीचे क्या होगा, पेड़ के नीचे छाया होगी। छाया है तो छाया वाले केस के अंदर वो छाया अपने आप के अंदर पेड़ के नीचे क्या करेगी, वो अपने आप के अंदर एक बाउंड्री फॉर्म करेगी, एक अपने आप के अंदर बाउंड्री बनाएगी। ऑलराइट, अगर बाउंड्री बनाएगी तो बाउंड्री के अंदर अंदर की सीमा के लिए अपन हमेशा किसका यूज करते हैं, इनका। दो सेंटेंसेस बनेंगे यहां पर। सेम एग्जांपल आपके सामने है, द बॉयज टेक देयर लेसन्स डैश ट्रीज। तो यहां तो अपने को पकड़ में आ गया आंसर कि भाई अंडर ही इसका आंसर होगा। सेकेंड सेंटेंस जो मैं कह रहा हूं, द बॉयज टेक देयर लेसन्स डैश द शेड ऑफ ट्रीज। आई रिपीट, द बॉयज टेक देयर लेसन्स डैश द शेड ऑफ ट्रीज। अब यहां पर सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला कि बच्चे जो है वो पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं या पेड़ की छाया में। ऑलराइट, तो जब यहां पर फिर वो बाउंड्री के बारे में बात कर रहा हो, अगर केवल ट्री बोल दिया, पेड़ के नीचे वाला कंसेप्ट है, तब तो अपने को वहां पर अंडर का यूज करना है। लेकिन जैसे ही उसने बात छेड़ दी किसके बारे में, उसने बात करी अपने को बाउंड्री के बारे में। भाई परछाई छाया है तो क्या कर रही है वो भी अपने आप के अंदर पूरी एक बाउंड्री बना रही है। तो सेकेंड थिंग यहां पर अपने को जाननी जरूरी वो कौन सी है, वो है कि इनका यूज करेंगे जब भी बात हो रही हो बाउंड्री के बारे में। बिल्कुल, ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी। अब दोस्तों यहां से दो तो हो गई कहानियां, कहां पर, दो तो है कहानियां पेड़ के नीचे। अब मुझे यहां पर जो है वो सेंटेंस से लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक बार मैं आगे चल रहा हूं, वापस से पीछे आऊंगा उस पिक्चर की ओर। सेम सेंटेंस को लिख रहा हूं मैं, द बॉयज टेक देयर lessons dash the shade of trees। कि भाई बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कहां पर करते हैं, पेड़ की छाया। छाया है तो उस केस में जस्ट हमने अभी जाना, यहां पर तो बाउंड्री के बारे में बात हो रही है। इस रीजन से अपने को क्या करना होगा, इनका यूज करना होगा। ऑलराइट, दो केसेस और हैं यहां पर, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फिर वापस पीछे आऊंगा उस पिक्चर के ऊपर। मैंने एक सेंटेंस बनाया, बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री। सिंपल सा वाक्य बनाया, एकदम कॉमन सा, लेकिन वहीं पर मैंने एक गूगली डाल दी, बर्ड्स आर, थोड़ा सा चकमा देने के लिए, birds are sitting dash the branches of trees। क्या मेरा सेकेंड और थर्ड सेंटेंस जो है वो दोनों सेम मीनिंग देने वाले वर्ड हैं? नो, दोनों ही सेंटेंसेस का जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो डिफरेंट होगा। सेकेंड वाला वाक्य कह रहा है कि भाई पक्षी जो है वो, अगर आप इन दोनों का हिंदी मीनिंग निकालोगे तो डायरेक्टली अगर इसको करोगे आप अनुवाद ट्रांसलेशन के बेस पर, तो फिर आप वहां पर गलती कर जाओगे। सेकंड एग्जांपल बोल रहा है, इसका हिंदी अगर बनाऊंगा तो क्या बनेगा कि भाई पक्षी जो है वो पेड़ पर बैठे हुए हैं, उस पेड़ के पर बैठे हुए हैं, उस पर के चक्कर में आप क्या करोगे, उस पर के चक्कर में आप लगाओगे वहां पर क्या चीज,
ऑन, लेकिन 200% चांसेस है कि ये हमारा यहां सेंटेंस में नहीं आएगा। काफी लोगों ने कमेंट में लिखा है सर ऑन आएगा। दोस्तों पूरी बात समझो पहले, जल्दबाजी हमेशा इंसान को मुसीबत में डालेगी। ठीक है, देखो आगे एग्जांपल, सर 2 में इन, थर्ड में ऑन आ जाएगा। अरे समझो पहले मेरी बात को, बैठे हुए हैं, मैंने बोला अगर आप वहां चल रहे हो पर के केस में तो आपका आंसर रॉन्ग है। लेट मी कम टू द पॉइंट। लेकिन यहां पर बात कर रहा है अपने को कि भाई पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए हैं। जब पेड़ की शाखाओं के बारे में बात कर रहा है तो जो हमने कल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टेबल एंड टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, ऊपर रखी हुई है, ऊपर रखा होने के केस में हमने कल क्या पढ़ा था दोस्तों, ऑन। ये मेरा थर्ड वाले का तो आंसर है। ऑलराइट, लेकिन अब मुझे इस वाले का आंसर समझाने के लिए पीछे आना पड़ेगा। आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समय लग जाए दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जरूरी है कि कॉन्सेप्ट जो है अपने, जो आज की थंबनेल का जो मेन लिखा हुआ था उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स, अपने को वो चीज जो है जरूरी है समझना। ये दोनों क्लियर है। जो मेरे को वहां पर सेकंड एग्जांपल बोल रहा था, बर्ड्स आर सिटिंग डैश ट्री। डैश ट्री का मतलब आप खुद सोचो एक बार जरा कि क्या पॉसिबल है कि कोई पक्षी, कोई बर्ड जो है वो यहां पर बैठ सकता है? नो। जब वो बोल रहा है बर्ड्स आर सिटिंग डैश ट्री, तो डैश ट्री से उसका कहने का मतलब है कि इस वाली जो बाउंड्री है, इस पूरी बाउंड्री के अंदर के बारे में बात कर रहा है। तो सेम रीजन जो हमने जाना था शेड के अंदर, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर इस बाउंड्री के अंदर अंदर बैठे हैं पक्षी, तो यहां पर भी अपना इन होगा। जो वहां पर अभी मैंने सेकंड एग्जांपल लिखवाया था उसका, जो मेरा थर्ड एग्जांपल था उस पे आता हूं। बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांचेस ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ की शाखाओं पर। तो फिर इसको भी हम थोड़ा सा और इमेजिन कर लेते हैं। पक्षी कहां बैठे हुए हैं? पेड़ की शाखा पर बैठे हुए हैं। शाखा पर बैठे तो मतलब फिर अपनी वही वाली कहानी, कौन सी वाली? टेबल एंड बुक वाली। उस केस में पक्षी अगर यहां बैठे हुए हैं तो अपने को किसका यूज करना होगा? ऑन का यूज करना होगा। आई होप जो मैंने 4 बातें यहां पर आपको समझाने की कोशिश की है, सबको वो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से जो चीज बताने की कोशिश करिए, ये अपने को किसी किताब में नहीं मिलने वाला, ऐसे समझाने का तरीका। बिल्कुल, मैं चारों बातों को जो है वापस से पूरा समअप कर रहा हूं, वापस से जोड़ रहा हूं। कैसे ध्यान रखना है? पेड़, पेड़ के नीचे, केवल बोला डैश द ट्री, तब तो अपने को यूज करना है अंडर। लेकिन वहीं पर बोल दिया डैश द शेड, यानी कि पेड़ की छाया। अब छाया है तो क्या होगा? बाउंड्री। बाउंड्री वाले केस में क्या करना पड़ेगा? इन, राइट। अब पेड़ पर आते हैं, तो अगर बोल रहा है पक्षी और केवल बोल रहा है बैठे हुए हैं और सिर्फ बोल रहा है डैश ट्री, तो उस केस के अंदर इन, क्योंकि फिर वो डैश ट्री मतलब कि इस वाली बात को शो कर रहा है। और वहीं पर बोल दिया डैश द ब्रांचेस ऑफ ट्री, पेड़ की शाखाओं पर, तो शाखाओं वाला जो हमने कल क्वेश्चन नंबर 4 में जाना था, टेबल और बुक, उसके ऊपर, तो शाखाएं और उसके ऊपर, तो उस केस में अपने को किसका यूज करना है? ऑन का। सबको मेरी ये वाली 4 कहानियां आई होप क्लियर होगी। अरे गजब नहीं, अब अजब गजब होगा, चिंता मत करो दोस्तों। फटाफट से थम्स अप बना के भेजिए ताकि मैं आगे चलता हूं इस वाली पिक्चर से, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि आपको ये चारों बातें जो हैं प्रॉपरली समझ में आ चुकी होंगी। ऑलराइट, थम्स अप के साइन बनने आ चुके हैं, तो हम चलते हैं आगे। जो मैंने एग्जाम्पल छोड़ा था वहां पर, बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री, केवल बाउंड्री के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इन आएगा यहां पर। चलते हैं आगे, मूव करता हूं मैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 7th नंबर आपके सामने आ चुका है। I shall receive you dash the station,
मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमने कॉन्सेप्ट जो है कल के क्वेश्चन नंबर 1 में ही जान लिया था। इस रीजन से कौन सा कंसेप्ट था? मैं तुम्हें रिसीव करने आ जाऊंगा, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, लेकिन कहां पर आ जाऊंगा? वहीं पर हिंट दे दिया। कल हमने कौन सा पढ़ा था इस क्वेश्चन पे अप्लाई होने वाला रूल? डेफिनेट लोकेशन। हिंदी में लिखने वाले अगर कोई हैं तो लिखते हुए चलिए, निश्चित स्थान के बारे में। बिल्कुल, मुझे मालूम है सबका आंसर यहां पर 200% करेक्ट होगा। निश्चित स्थान के बारे में बात हो रही है, निश्चित स्थान के बारे में बात हो रही है तो नेचुरल सी बात है हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, ये हमने कल ही पढ़ा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अगर कोई भूल रहे हो तो फिर उस केस में जहां पर आपने कल रूल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन लिखा था वहां पर उसको ओपन करके फटाफट से देख लो। मैं चलता हूं आगे नंबर 8 की ओर। ऑलराइट, नंबर 8 भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एग्जैक्टली एट द स्टेशन। वेरी नाइस, डेफिनेट लोकेशन एट। इनटू मोशन को शो करता है दोस्तों, इसलिए। ऑलराइट, नंबर 8, आई लाइक वॉकिंग डैश द गार्डन। मुझे पसंद है वॉक करना। अब वॉक करना कहां पर? गार्डन में वॉक करना। गार्डन में वॉक करना तो वापस से जो हमने 6 में जाना था, अगर ऐसे किसी जगह के बारे में बात कर रहा हो जहां पर बाउंड्री के बारे में बात हो रही हो, तो उस बाउंड्री वाले केस में हम हमेशा किसका यूज करते हैं? इनका। जैसे हमने अभी नंबर 6 के अंदर क्या यूज किया था, वो पेड़ की छाया वाला था, वहां पर भी वो छाया अपने आप के अंदर बाउंड्री बना रही थी, इसलिए हमने किसका यूज किया था? इनका। सेम कंसेप्ट यहां पर गार्डन होगा तो क्या होगा? गार्डन की भी अपने आप के अंदर क्या होगी दोस्तों? बाउंड्री होगी। ये सबका आंसर राइट है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन था क्या आपने वो सुना प्रॉपरली? यस, एग्जैक्टली। इनटू नहीं होगा, गार्डन में जा नहीं रहा है, गार्डन में ही घूम रहा है, इसलिए मोशन वहीं पर अंदर अंदर है। मैं एक रूम के अंदर हूं, मैं मेरे स्टूडियो के अंदर हूं, मैं मेरे स्टूडियो में ही यहां से वहां, वहां से यहां घूम रहा हूं, तब मेरा मोशन उस 4 दीवारी के अंदर अंदर ही है, उस प्रॉपर रूम की बाउंड्री के अंदर अंदर ही है। तब उस केस में क्या यूज करूंगा मैं? इनटू या इन? इन आएगा वहां पर। ऑलराइट, चलते हैं दोस्तों आगे। नंबर 9, ही लिव्स डैश ए। थोड़ा सा सेंटेंस लंबा हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से यहां पर आंसर निकालने में दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ही लिव्स डैश ए बिग बंगलो। एक बड़े से बंगले में रहता है। कैसा बंगला? नियर द लेक, जो कि झील के पास में है। इन द स्टूडियो, एग्जैक्टली। दोस्तों नंबर 9, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। अब बंगले के अंदर रहेगा, नेचुरल सी बात है। अगर अंदर रह रहा है तो नेचुरल सी बात है क्या होगा? वापस से मेरा वही वाला कंसेप्ट, बाउंड्री। बंगला होगा तो बंगलों की क्या होगी? 4 दीवारी होगी। 4 दीवारी होगी तो नेचुरल सी बात है किसके बारे में बात करेगा? वो बाउंड्री के बारे में बात करेगा। और बाउंड्री वाले केस के अंदर हम हमेशा, जैसे हमने पिछले वाले सेंटेंस में जाना था, सेम वे इन होगा यहां पर भी। एग्जैक्टली, इन ए बिग बंगलो, एक बड़े से बंगले में। ऑल राइट, सबके आंसर दोस्तों राइट हैं। हम मूव करते हैं नंबर 10 की ओर। दोस्तों रीड द क्वेश्चन एंड आंसर इट। और साथ साथ में आई होप कि जो है आप मेरी बात भी सुनते हुए चलना। हर क्वेश्चन के पीछे आप सिर्फ आंसर राइट कर रहे हो, आंसर अटेंड कर रहे हो, और अगर आपका आंसर राइट निकल रहा है तो उसके साथ में अपने को यह भी जानते हुए चलना है कि उसके पीछे राइट आंसर का कंसेप्ट जो है वो क्या था। ऑलराइट, द बस डिड नॉट स्टॉप डैश द बस स्टॉप। अब बस स्टॉप होगा तो कॉमन सी बातें हैं। बस स्टॉप होगा तो दोस्तों वो नेचुरल सी बात है, किसके बारे में बात कर रहा है? वो अपने आप के अंदर डेफिनेट
लोकेशन के बारे में बात कर रहा है। एंड वी ऑल नो, कल ही हमने पढ़ लिया था, जब भी डेफिनेट लोकेशन के बारे में बात होती है हम हमेशा हमेशा उसके लिए प्रीपोजिशन एट का ही यूज करते हैं। बिल्कुल, सबका आंसर राइट है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा जहां पर मैं आपसे आंसर की एक्सपेक्टेशन रखूंगा। मैंने बोला ही लिव्स डैश दिल्ली कॉमा डैश कनॉट प्लेस। दोस्तों सेंटेंस पूरा मेरा सिंगल सेंटेंस है। वह रहता है, कहां रहता है, डैश दिल्ली कॉमा डैश कनॉट प्लेस। चलिए, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। ओके, अब इसके पीछे जो अपना हमको जो चीज जाननी जरूरी है उसको भी मैं बताते हुए चलता हूं। तो दोस्तों यहां पर अपने को दो बातों का नॉलेज रखना है। लार्जर एरियाज एंड डेफिनेट लोकेशंस। यानी कि जब भी सेंटेंस के अंदर दोस्तों बड़े क्षेत्रों के बारे में बात हो रही हो, जैसा मेरा जो है सेंटेंस का पहला वाला ब्लैंक बात कर रहा है, दिल्ली, दिल्ली अपने आप के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो लार्जर एरियाज के केस में अपने को किसका यूज करते हुए चलना है, इनका। एंड उस लार्जर एरिया के अंदर किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात हो रही हो तो उस केस में अपने को किसका यूज करना है, एट का। सो मेरे ख्याल से यहां पर सबको वो बात समझ में आ चुकी होगी कि जब मैं रहता हूं दिल्ली में तो दिल्ली के अंदर रहता हूं, इसलिए यहां पर तो इन आएगा। लेकिन जब आगे वाली बात कह रही है कि भाई दिल्ली के अंदर एक एग्जैक्ट लोकेशन, तो जब उसमें एक एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात हो रही हो, इस केस में फिर मैं क्या यूज करूंगा, एट। बस स्टॉप वह पर्टिकुलर स्थान होता है जहां पर बस आके रुकती है, इसीलिए हम उसको एक लोकेशन मानते हैं, इसीलिए वहां पर बस स्टॉप के लिए एट का यूज करेंगे। बिल्कुल, मूव करता हूं दोस्तों मैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित स्थान को दर्शाता है बस स्टॉप, इसलिए चलिए दोस्तों नंबर 11 आपके सामने है। द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड डैश द एंड ऑफ दिस मंथ। दोस्तों टाइम को लेकर के जो है बातें मेरी ध्यान रखना। कम से कम 4 पैटर्न बनते हैं। सेकंड पैटर्न आपके सामने आ चुका है। एक तो हमने कल पढ़ा था डेफिनेट टाइम, लेकिन यहां पर भी क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट टाइम से जुड़ा हुआ ही है। कोई सा भी बस स्टॉप हो, लेकिन आएगा उसके लिए हमेशा एट द बस स्टॉप। ऑलराइट, कल दोस्तों हमने एक पढ़ा था कंसेप्ट, कौन सा वाला, जब भी बात हो रही हो निश्चित समय की, डेफिनेट टाइम की, तो डेफिनेट टाइम के लिए तो हम हमेशा किसका यूज करते हैं, एट का। आई विल मीट यू एट 9 o'clock, आई विल मीट यू एट 10 o'clock, मैं तुमसे 9 o'clock 9 बजे मिलूंगा, मैं तुमसे 10 बजे मिलूंगा, आई विल मीट यू एट 10 o'clock। ऑलराइट, तो जब भी डेफिनेट टाइम के बारे में, जब भी निश्चित समय के बारे में सवाल बात करता हो, सेंटेंस बात करता हो, तो उस डेफिनेट टाइम के पहले अपने को किसका यूज करना है, एट का। ये तो हमने कल जान लिया था, इसमें कोई नई बात नहीं है शायद से। सेकेंड वाला सेंटेंस जो यहां पर बात कर रहा है उस पे आता हूं अब मैं। जब भी सवाल मेरे को बात करे किसके बारे में, लास्ट लिमिट ऑफ टाइम,
अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो समय की अंतिम सीमा के बारे में जब भी वो बात करे। लास्ट लिमिट ऑफ टाइम। ऑलराइट दोस्तों, जब भी मेरे को सेंटेंस से बात कर रहा हो अंतिम सीमा के बारे में, जैसे मुझे यहां पर हिंट दिया एंड ऑफ दिस मंथ, महीने के कब तक, अंत तक, इस महीने के अंत तक के बारे में, यानी कि जैसे मैंने बोला महीने के अंत तक, सप्ताह के अंत तक, एंड ऑफ दिस वीक, एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ दिस ईयर, एंड ऑफ दिस सेंचुरी, सदी के अंत तक, साल के अंत तक, महीने के अंत तक, सप्ताह के अंत तक, ये चारों केसेस कौन से वाले हैं? लास्ट लिमिट ऑफ टाइम। ऑलराइट, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर जैसा हम हमेशा यूज करते हैं, उस केस में दोस्तों अपने को क्या यूज करना है? बाय। ऑलराइट, जैसे मैं तीनों को लिख देता हूं, बाय एंड ऑफ वीक, मंथ, ईयर, और भली अगर आप इसके अंदर सेंचुरी के बारे में भी बात कर रहे हो तो भी यहां पर जो है हमको बाय का ही यूज करना होगा। बाय द एंड ऑफ दिस डे, बिल्कुल ये भी राइट होगा, दिन के अंत तक। जब भी सेंटेंस जो है हमारा वो बात कर रहा हो किसके बारे में? लास्ट लिमिट के सेंस में। क्योंकि मुझे कैसे मालूम चला? वहां पर देखो मस्ट बी बोल करके एक और हिंट दे रहा है अपने को। बिल्कुल, एडमिन टीम ने जो है एक मैसेज किया है कि अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो फटाफट से ईमानदारी से क्लास को लाइक करिए। बाय द एंड ऑफ द डे, लेकिन जनरली कोलोकियल के अंदर, बोलचाल के अंदर हम बोलते हैं एट द एंड ऑफ द डे। साउंड्स लिटिल बिट इलॉजिकल। माय डियर, दिन के अंत के लिए मैंने अभी बताया आपको बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत तक, बाय द एंड ऑफ द वीक, सप्ताह के अंत तक, बाय द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत तक, बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, सदी के अंत तक। चलिए, थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों फिर अब क्या होगा? महीने के अंत तक यानी कि लास्ट लिमिट के बारे में वो बात कर रहा है, तो फिर अपने को यहां पर क्या लेके चलना होगा? बाय को। चलिए दोस्तों, सबने नोट कर लिया है, थम्स अप बने हुए आ चुके हैं। हम मूव करते हैं आगे नंबर 12 की ओर। सिंपल सा, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस जो, जैसे कल एक स्टूडेंट ने, व्यूअर ने लिखा था कि सर फिक्स प्रीपोजिशन वाला भी करा दीजिए। अब ये कहानी मैंने यहां से शुरू कर दी है। चलिए, रीटा इज गुड डैश मैथमेटिक्स। सेंटेंस का हिंदी क्या बनता है दोस्तों? रीटा जो है मैथ्स में, मैथमेटिक्स में अच्छी है। मतलब क्या निकला कि रीटा की मैथमेटिक्स क्या है? रीटा की मैथमेटिक्स अच्छी है। ओके, जैसा मैंने कल एक बात छेड़ी थी कि हाँ, फिक्स प्रीपोजिशंस वाले कंसेप्ट पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक चैप्टर का रिदम बन जाए, एक टेम्पो मेंटेन हो जाए, हम उसके बाद शुरू करेंगे। चलिए, आंसर भी आना शुरू हो गए, लेकिन काफी लोगों ने जो है इन भी बोला है। दोस्तों उसी पे आता हूं। गुड मतलब अच्छा, जैसे यहां बोल रहा है मैथमेटिक्स में अच्छा। सेम वे मैंने बोला बैड, जैसे बैड डैश मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में बुरा। तो फिर जानने वाली बात अपने को अब यहां क्या ध्यान रखनी है? ध्यान से समझिएगा, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। एफपी का मतलब क्या होगा? फिक्स प्रेपोजिशन। गुड है, अच्छा है, बैड है, बुरा है। अब जिस चीज में अच्छा है, जिस चीज में बुरा है,
उसके पहले अपने को हमेशा इसका गुड और बैड का फिक्स प्रेपोजिशन क्या यूज करना है? एट। सेम सेंटेंस के अंदर अगर मैं गुड को रिमूव करके अगर मैं वहां पर बैड का यूज कर लूं तब भी वहां पर मेरा प्रेपोजिशन सेम रहेगा। ये दोनों ही वर्ड्स जब भी आएंगे अच्छा बुरा, और जिस चीज में अच्छा बुरा उसके पहले हमेशा अपने को किसका यूज करना है? इनके फिक्स प्रेपोजिशन एट का। यस दोस्तों, फिक्स प्रेपोजिशन एफपी। जैसे जैसे मैंने बोला शी इज बैड डैश कुकिंग, कि भाई वो खाना बनाने में बहुत क्या है? बुरी है। तो सेम केस बुरा, और बुरा किसमें बुरा? खाना पकाने में, खाना बनाने में। तो जिस चीज में बुरा उसके पहले क्या यूज करूंगा दोस्तों? एट। क्या बात है, बिल्कुल सबका आंसर राइट है। आई होप नंबर 12 में जो आपको मैंने नई बातें बताई हैं वो सबको समझ में आ गई होगी। जो मैंने एफ पी लिखा है, आई एम बैड एट इंग्लिश, दोस्तों सेंटेंस तो आपका सही है, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो लंबे टाइम तक नहीं होना चाहिए। अपने को लगातार इस पे काम करना है। जैसा मैं आपको डे 1 से बोलते हुए आ रहा था कि ये जो है भूत, ये निकाल दूंगा इंग्लिश का, आपका फोबिया नहीं रहने दूंगा आपका इंग्लिश के अंदर। आपको कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, आपको उस लेवल तक ला करके मैं आराम से आ जाऊंगा। थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं। मूव करता हूं मैं नंबर 13 की ओर। बहुत ही आसान सा सवाल है, और इस पे तो जो कॉन्सेप्ट बनता है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बन चुका है। तो जो नए नवेले हैं, जो नए नए उतरे हैं कॉम्पिटिटिव लाइन की, उसमें फील्ड में, कॉम्पिटिटिव लाइन में, वो थोड़ा इसको जान के रखिएगा आराम से। चलिए, सो सरिता इज वेटिंग डैश हर सन, सेंटेंस का पूरे का हिंदी मीनिंग क्या निकला? सरिता जो है वो अपने लड़के का इंतजार कर रही है। काम की चीज वेट, वेट का मतलब क्या होता है? इंतजार करना। और इंतजार करना सिंपल, जो नोट कर रहे हैं लिख के रखिए अब इसकी काम की बात। वेट इंतजार करना, इंतजार करना, जिसका भी इंतजार किया जा रहा है उसके पहले हमेशा अपने को किसका यूज करना है? फॉर का। मैंने बोला ऑल केसेस। कैसे? बेटे का इंतजार कर रही है, क्वेश्चन बोल रहा अपने को, उस केस में भी फॉर यूज करना है। मैं मेरे फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, तब भी वो। मैं बस का इंतजार कर रहा हूं, ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं, तो उस केस में भी फॉर आएगा, आई एम वेटिंग फॉर द बस, आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन। मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं, तब भी यही आएगा, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूं, तब भी फॉर, आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, मतलब कि कुल मिला के इसको मैंने कहां बांधा? इंतजार, जिस चीज का इंतजार उसके पहले वेट का एफपी यानी फिक्स प्रीपोजिशन फॉर। ऑलराइट दोस्तों, शायद से ये चीज जो है वो अब मैंने आपको उस लेवल पे लेके आ रहा हूं जहां पर अपने को एफपी यानी कि फिक्स प्रीपोजिशंस का नॉलेज भी होना चाहिए। दोस्तों फटाफट से जो है थम्स अप बना के भेजिए ताकि हम आगे जाने अगले वाले क्वेश्चन की कहानी।
ऑलराइट दोस्तों, एक किसी व्यूअर ने लिखा किस तरह आप इंग्लिश को मैथ्स की तरह पढ़ाते हो। अरे लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी अपने आप के अंदर एक लैंग्वेज है। इंग्लिश, इंग्लिश भी अपने आप के अंदर लैंग्वेज है। सेम वे मैथमेटिक्स, वो भी अपने आप के अंदर दोस्तों एक लैंग्वेज है। लग रहा है कि आज शायद मेरे साथ में बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है कमेंट्स की, इसलिए। चलते हैं आगे। तो दोस्तों इस केस के अंदर क्या होगा अपना आंसर? फॉर। 14th पे आता हूं मैं। सेंटेंस आपके सामने है। कॉमन सा सेंटेंस है, सॉरी कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जो नए नवेले हैं उनके लिए काम की है, जो तैयारी करते प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं वो फटाफट से जो है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ही इज फॉन्ड डैश मैंगोज। अब दोस्तों यहां पर मैं आया किस कहानी पर? सीधा सा उस वर्ड पे आता हूं, फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब जो होता है मीनिंग शौकीन होना, चाव होना। तो उसको किस चीज का शौक है? उसको मैंगोज का बहुत शौक है। और जिस चीज का शौक है उससे पहले हमेशा इसका फिक्स प्रेपोजिशन क्या आएगा? ऑफ। जैसे भाई, जैसे मैंने बोला शी इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मतलब क्या निकला उसका? कि भाई उसे मीठे का, उसे मिठाइयां खाने का बहुत शौक है। सबके आंसर राइट हैं, यानी कि जिन्होंने ऑफ बताया है वो शायद पुराने खिलाड़ी हैं, लंबे समय से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, लेकिन वहीं पर फॉन्ड जिस चीज का, जैसे मैंने बोला ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ऑलराइट, तो वहां पर भी सेंटेंस हमारा राइट होगा। चलते हैं आगे। बिल्कुल नेक्स्ट 15 सेंटेंस दोस्तों आपके सामने है। ही इज जेलस डैश हिज नेबर। दोस्तों साथ साथ में चीजों को लिखते हुए भी चलना, हम बाद में भूल जाएंगे, इसलिए लिखा हुआ रहेगा तो होपफुली याद रहने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। चलते हैं आगे। ही इज जेलस डैश हिज नेबर। सेंटेंस का पूरे का मीनिंग क्या निकलेगा? कि भाई वह अपने पड़ोसी से बहुत क्या है? जेलस है। अब गाड़ी आके अटकी, अरे फॉन्ड का मतलब शौकीन होता है। वापस आता हूं यहां पर, गाड़ी आकर अटकी जेलस के वर्ड को लेकर के, कि भाई जेलस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? जेलस का मीनिंग ईर्ष्यालु। तो फिर इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला? कि भाई वह जो है अपने पड़ोसी के प्रति बहुत क्या है? ईर्ष्यालु है, जेलस है। काफी लोगों ने इसके अंदर विथ आंसर बता रहे हैं। नो, आपको यहां पर फिर तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जेलस हिंदी मीनिंग ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु वापस से यहां पर जो नोट कर रहे हैं एफ पी लिखकर चलिएगा। फिक्स प्रेपोजिशन ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, और जिस भी चीज का ईर्ष्यालु है उसके पहले अपने को हमेशा क्या यूज करना है? ऑफ का। ना तो फ्रॉम आएगा दोस्तों, ना विथ आएगा। जो मैंने आपको यहां बात बताई है उसको ध्यान से समझो। ईर्ष्यालु, और जिस चीज से ईर्ष्यालु, पड़ोसी है तो पड़ोसी से, तो वहां पर आएगा ऑफ हिज नेबर। बिल्कुल, मैंने ये बोला आई एम जेलस ऑफ यू, मतलब क्या हुआ? मैं तुमसे जलता हूं, मुझे तुम्हारे प्रति क्या है? ईर्ष्या है। यस, पर्सन मैटर दोनों केस में यही रहेगा, ऑफ ही रहेगा। आई एम जेलस ऑफ हिज सक्सेस, आई एम जेलस ऑफ हिज कार, सेंटेंस राइट होगा हमारा। ऑलराइट दोस्तों, चलते हैं हम आगे। किसी के प्रति और जिसके प्रति, जिस चीज के प्रति ईर्ष्यालु, उसके पहले अपने को हमेशा ऑफ का यूज करना है। ये जो फ्रॉम बोल रहे हैं, विथ बोल रहे हैं, थोड़ी मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आवाज नहीं आ रही है तो स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ाओ, फिर भी नहीं आ रही है तो ईयरफोन यूज करो। मैं इस रूल का पूरा एक्सप्लेनेशन समझा चुका हूं, दे चुका हूं। चलते हैं आगे। 6 इस पे टिक हो चुका है, शायद नहीं हुआ है।
ठीक है, चलते हैं आगे 16th की ओर। ओके, द मास्टर इज वेरी क्रूअल डैश हिज सर्वेंट। दोस्तों फटाफट से 16th हमारे सामने है। सेंटेंस का पूरा जो है हिंदी मीनिंग क्या होगा उस पे आता हूं। मैरी वर्ड बहुत टिपिकल है, इसके साथ में एक्टिव एंड पैसिव का थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको। जब ये मैं एक्टिव एंड पैसिव कराऊंगा तब मैं ये मैरी वाला वर्ड को कवर कराऊंगा वहां पर। ऑलराइट, हम वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मास्टर इज वेरी क्रूअल डैश हिज सर्वेंट। सबने जो है, कुछ लोगों ने टू बोला है, कुछ लोगों ने फॉर बोला है। अब मैं आता हूं उसकी मेन बात पर। सेंटेंस का पूरे का मीनिंग क्या निकला कि मालिक जो है, मास्टर जो है, वो अपने सर्वेंट के प्रति क्या है, बहुत ही क्रूअल है। अब क्रूअल का मतलब क्या हुआ, निर्दयी। तो उसी कहानी पे आता हूं, किसी के प्रति निर्दयी होना, किसी के प्रति इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या, काइंड। तो जिसके प्रति क्रूअल है, जिसके प्रति काइंड है, दोनों ही केसेस के अंदर अपने को प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन क्या यूज करना है, टू। जैसे जैसे मैंने बोला, वी शुड बी काइंड डैश एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति क्या होना चाहिए, हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। तो काइंड, और किसके प्रति काइंड, एनिमल्स के प्रति काइंड। जिसके प्रति काइंड, उसके साथ में हमेशा क्या यूज करना है, टू। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, मूव करते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की ओर। एग्जैक्टली टू ही इसका राइट आंसर होगा, लेकिन जो मैंने बात वहां पर समझाई है उसको जरूर ध्यान रखना। क्रूअल जिसके प्रति तब भी टू, काइंड दयालु जिसके प्रति उस केस में भी टू। चलिए हम मूव करते हैं आगे 17 की ओर। सेंटेंस आपके सामने आ चुका है। प्लीज पे अटेंशन डैश योर स्टडीज। फीलिंग्स के लिए भी काइंड टू फीलिंग्स, क्रूअल टू फीलिंग्स हो सकता है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों 17 नंबर आपके सामने है। प्लीज पे अटेंशन, कृपया ध्यान दीजिए, डैश योर स्टडीज। बहुत सिंपल सी कहानी है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है ये। अटेंशन का तो दोस्तों मतलब होता है सावधान, राइट। लेकिन क्वेश्चन क्या वो सावधान होने के बारे में बात कर रहा है, नहीं, वो सावधान होने के बारे में बात नहीं कर रहा। पूरी कहानी दोस्तों यहां पर क्या है, अटेंशन केवल वर्ड का तो मीनिंग होता है सावधान, लेकिन जब हम बोलते हैं पे अटेंशन, मतलब कि सावधान देना, भुगतान करना, नो। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, ऑलराइट। और जब भी ये पे अटेंशन आएगा और जिस चीज पर ध्यान देने के बारे में बात हो रही है, उसके पहले अपने को हमेशा टू का यूज करना है। इन नहीं होगा दोस्तों, फिक्स प्रेपोजिशन है पे अटेंशन, और जहां पर ध्यान देना है उससे पहले टू। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, ऑलराइट। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल हमेशा टू ही आएगा पे अटेंशन के लिए। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, जिस चीज पर ध्यान देने के बारे में बात हो रही हो सेंटेंस के अंदर, उसके पहले हमेशा टू लगेगा। मैंने बोला पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। अब इसका मीनिंग क्या निकला, ध्यान दो जो मैं कह रहा हूं, राइट। चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल साथ में इसके टू का यूज करेंगे। हम मूव करते हैं अगले और आगे की ओर। पे अटेंशन टू योर स्टडीज, पे अटेंशन टू योर हेल्थ।
पे अटेंशन टू वॉट आई एम सेइंग, ध्यान दो जो मैं कह रहा हूं। ऑलराइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18th आपके सामने है। देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर। चलिए दोस्तों, देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, यानी कि नदी पर एक पुल है। तो क्या यहां पर इसका मीनिंग ये निकलेगा कि भाई नदी के ऊपर जो है पुल रखा हुआ है? नहीं, राइट। क्या रखा हुआ होगा पुल? तब तो फिर वहां पर ऑन लगा देता मैं कल वाली कहानी के हिसाब से। लेकिन यहां पर थोड़ी ना वो रखा हुआ के सेंस में बात कर रहा है। ये वाली बात हो रही है कि भाई पुल जो है वो कहां है? नदी से इस पार से उस पार होते हुए है। ऊपर से होते हुए के सेंस में हमने कल पढ़ा था कौन सी कहानी? सबका आंसर राइट आएगा अब, बिल्कुल। कि जब भी बात हो रही हो मोशन, गति, और गति में ऊपर से होते हुए, ऊपर से होते हुए के सेंस में तो हमने कल ही पढ़ा था कौन सा? ओवर। लेकिन यहां पर एक चीज और जाननी जरूरी है। वो कौन सी बात है? कि भाई यहां तो बात करी उसने ऊपर से होते हुए, तब तो मैंने यहां पर ओवर का यूज करा। ऑलराइट, लेकिन चलते हैं दोस्तों आगे। अगर ऑप्शन के अंदर एग्जामिनर ने ओवर नहीं दिया तो एक बार मैं आपसे वेट करके, थोड़ा सा यहां पर होल्ड करके आपसे मैं पूछता हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर एग्जामिनर ने अपने को ऑप्शन के में अपने को ओवर नहीं दिया तो उस केस में फिर क्या आंसर होना चाहिए था, या फिर चौथा ऑप्शन क्या होना चाहिए था? मेरा सवाल दोस्तों ध्यान दो, क्या बोल रहा हूं? केवल अटेंशन होगा तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा माय डियर। मेरा सेंटेंस है दोस्तों, मेरा सेंटेंस जो है वो क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे को ओवर, जो इसका राइट आंसर है, अगर वो ओवर न दे करके, अगर ओवर नहीं दिया होता तो फिर उस केस के अंदर मैं, एग्जामिनर मेरे को फोर्थ ऑप्शन क्या देता? काफी लोग बोल रहे हैं एबव, काफी लोगों ने बोला है एबव एबव, सर एबव आंसर होगा। अब मेरी बात समझो दोस्तों, ब्रिज वाले केस के अंदर अगर ब्रिज के बारे में बात कर रहा है तो सिर्फ दो ही प्रपोजिशंस अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ध्यान देने हैं। अगर बात कर रहा है कि सेंटेंस में कि नदी के ऊपर ब्रिज है, नदी के ऊपर अगर ब्रिज है तो या तो वो देगा अपने को ऑप्शंस के अंदर ओवर, जैसा यहां दिया। अगर ओवर नहीं देता है तो 500% मेरे से लिख कर ले लेना, वहां पर अपने को फिर इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन फिर क्या मिल सकता है? ये अक्रॉस। ऑलराइट, क्यों? जब ये ओवर है तो ओवर भी सेंटेंस, अगर इस सेम सेंटेंस के अंदर मैं ओवर का यूज करता हूं तब भी सेंटेंस मेरा राइट होगा। लेकिन जब मैं ओवर हटा करके सेम सेंटेंस के अंदर जब मैं अक्रॉस का यूज करता हूं तब भी सेंटेंस मेरा राइट होगा। लेकिन ओवर हटा करके अक्रॉस लगाता हूं या अक्रॉस हटा करके मैं ओवर लगाता हूं तो दोनों केसेस के अंदर क्या मेरा सेंटेंस का मीनिंग सेम होगा? ऑन द रिवर तो भाई होगा ही नहीं। चलते हैं दोस्तों, जब ये बात कर रहा है पुल, सॉरी ओवर बात कर रहा है पुल के केस में, तो वो बात कर रहा है कि नदी के ऊपर से एक पुल है जो यहां से वहां ऊपर से पुल है, बस इतना बता रहा है वो। लेकिन जैसे ही मैंने सेंटेंस के अंदर यहां पर अक्रॉस की बात करी तो दोस्तों यहां अक्रॉस का मतलब क्या हुआ? एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर में बात कर रहा है वो।
एक छोर से, एक किनारे से दूसरे किनारे, दूसरे छोर की ओर के सेंस में बात करेगा फिर वो। दोनों ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है माय डियर। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि दोनों का ही सेंस राइट होगा इसलिए। ऑलराइट, अगर मैं सेंटेंस के अंदर, सेम क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ओवर यूज करता हूं तब भी सेंटेंस लॉजिकल होगा। अगर मैं सेम सेंटेंस के अंदर अक्रॉस का यूज करता हूं तब भी मेरा सेंटेंस जो है वो क्या होगा? राइट होगा। बस दोनों केसेस के अंदर दोनों को अगर हम यूज करते हैं तो ओवर का मतलब होगा पुल ऊपर है नदी के, टच नहीं हो रहा। अक्रॉस यूज करता हूं तो फिर सेंटेंस का बस इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि भाई इस नदी के इस किनारे से अगले दूसरे किनारे तक क्या है? पुल है एक। दोनों साथ में नहीं मिलने वाले दोस्तों। सबका सेम क्वेश्चन है कि सर दोनों मिल जाए तो, अरे मैं बता रहा हूं ना दोनों साथ में नहीं मिलने वाले। अटेंशन का मतलब क्या होता है? अटेंशन का मतलब सावधान होता है, लेकिन पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। पुल के द्वारा पार कर रहा हूं, सेंटेंस लॉजिकल नहीं होगा सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश के अंदर। यस्टरडे ग्रामर वीडियो कैसा मिलेगा भाई? इस चैनल को खोलो, चैनल में प्लेलिस्ट में जाओ, पूरे वीडियोस आपको वहां मिल जाते हैं मेरे। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से यहां पर किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस जो, दोनों ही कंडीशंस जो है वो मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। ग्रामेटिकली दोनों को यूज करने पर सेंटेंस हमारा राइट होंगे दोनों के दोनों, और लेकिन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग डिफरेंट चलेंगे। ऑलराइट, मैंने बोला यहां पर वी स्वैम अक्रॉस द रिवर। एक व्यूअर ने पूछा कि सर एग्जाम्पल दो। अरे तो मैंने वहां पर फिर क्या, यहां पर क्या कर रहा था? फिर मैं पाठ पढ़ रहा था सुंदरकांड का। यहां पर भाई मैंने यहां पर तो बोला कि अगर वो ओवर हटाओ लगाओ तब भी राइट होगा, अक्रॉस लगाओ तब भी राइट होगा, लेकिन दोनों केसेस के अंदर क्या होगा? सेंटेंसेस के मीनिंग डिफरेंट आएंगे। जो मीनिंग बनेंगे मैंने वो भी समझाया आपको। ऑलराइट, चलते हैं। वी स्वैम अक्रॉस द रिवर मतलब क्या बात कर रहा है कि हम नदी में तैर रहे हैं, नदी के अंदर तैर रहे हैं? नो, यहां पर बात कर रहा है कि भाई हम तैर कर नदी के उस पार गए। एक किनारे से, एक छोर से दूसरे छोर के अर्थ में जब भी बात होगी अपने को हमेशा अक्रॉस का ही यूज करना है। अटेंशन प्लीज जो है ये कोलोकियल है, सिर्फ बोलचाल में होता है, या फिर ये आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंदर, जिसका मतलब होता है सावधान या ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आज भी जो पढ़ाया होगा, समझाया होगा, सबको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो फटाफट से जो है लाइक के वाले इस आइकन को जरूर दबाइएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.